नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में पद्यांश अपठित पद्यांश के प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं इसकी व्याख्या करूंगा। पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और उसमें जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दार्थ हैं, उसके अर्थ जरूर आने चाहिए समझ में। कम से कम उसका भाव तो आप समझ ही सकें, तभी आप प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे। इसलिए एक परीक्षा में बैठने से पहले हमें अच्छी तरह से अपठित पद्यांश का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है, कोई खंडित कोई कुंठित, कृस बाहु पसलियां रेखांकित, टहनी सी टांगे बढ़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग घृणित। यानी कोई खंडित माने टूटा हुआ, कोई कुंठित ये मानसिक स्थिति है, कुंठा का शिकार है। कृस बाहु, कृस माने कमजोर, भुजाएं हैं, बाहु माने भुजाएं, पसलियां रेखांकित, पसलियां भी दिखाई दे रही हैं। टहनी सी, टहनी के समान पतली टांगे हैं और पेट बढ़ा हुआ है। टेढ़े मेढ़े उनके पैर हैं और विकलांग है, घृणित है, देखने में वह सुंदर नहीं लग रहा है। तो आप पहले पैराग्राफ का अगर भावार्थ समझेंगे कि यहाँ पर कुपोषण की समस्या को दर्शाया गया है कि जिसके शरीर कमजोर है, वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, उसके जो हाथ हैं वो भी पतले और कमजोर हैं, टहनियों सी पतली टांगे हैं, पेट का बढ़ा होना। यदि दूसरी चीजें नहीं होती तो हम कई बार पेट का बढ़ा होना किसी मोटे व्यक्ति के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुपोषण के कारण भी पेट बढ़ जाता है। बाकी चीजें बहुत ही कमजोर हैं, इसलिए ये कुपोषण की तरफ इशारा करेगा। विज्ञान चिकित्सा से वंचित, जो आज विज्ञान के माध्यम से चिकित्सा जो क्षेत्र में उन्नति हुई है, जो उपकरण है, जो दवाइयां हैं, उन चीजों से भी वो वंचित हैं, यानी वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। ये नहीं धात्रियों से रक्षित, धात्री का अर्थ होता है दूध पिलाने वाली, वह माँ भी हो सकती है और दूसरी महिला भी हो सकती है। लेकिन यहाँ यह है कि जो जन्म देने वाली माँ है वह स्वयं भी कुपोषण का शिकार है, या उसका इतना अच्छा स्वास्थ्य या इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होती है कि वो बच्चों का पालन पोषण कर सके, उसकी रक्षा कर सके, एक तरह से स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। यहाँ ये संदर्भ लेना है। ज्यों स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से, लौटते धूल में चिर परिचित। यानी जो उनकी सेज माने सैया, जो शयन है, यानी वो आराम से सो सकें, ऐसी सुख सुविधाएं नहीं है उनके पास। वो धूल में लौटते हैं, यानी उसी में धूल में ही वो लिपट करके रहते हैं, खेलते हैं और उसी से वो परिचित हैं, यानी उनकी जो स्थिति है रहन सहन की वो बहुत अच्छी नहीं है। पशुओं सी भीत, भीत माने डरना, डरा हुआ, मूक माने जो बोल नहीं पाता है, चितवन यानी उसकी नजरें, यानी उन बच्चों की जो नजरें हैं वो किसी अज्ञात अव्यक्त भय से उनकी नजरें दिखाई दे रही हैं, जो कुछ बोलती हैं, यानी वाणी नहीं बोल रही लेकिन नजरें बोलती सी दिखाई दे रही हैं। प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, जो गांव का प्राकृतिक सौंदर्य है जो स्फूर्ति और ताजगी देती है और उनका मन प्रेरित हो सकता है, लेकिन इनके साथ ये स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कमजोर है और चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। माता पिता का जो प्रेम और जो उन्हें खाने पीने की चीजें, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए वो प्राकृतिक सौंदर्य भी उन्हें बहुत अधिक प्रेरित नहीं कर पा रहा है। तृण, तृण माने तिनके, तरु वृक्ष, तृण तरुओं से उग बढ़ झर गिर। यहाँ आप देखेंगे कि जैसे तिनके हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, झाड़ियां हैं, उस तरह से वो उग आते हैं, यानी उनका जन्म हो जाता है और जल्दी ही वो झर करके गिर जाते हैं। क्यों जल्दी झर कर गिर जाते हैं या असमय मृत्यु का शिकार होते हैं या स्वास्थ्य से वंचित हैं? चूंकि वो कुपोषण का शिकार है, स्वास्थ्य से वंचित है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसलिए जैसे पतझड़ के समय पेड़ से पत्ता झड़ जाता है, ऐसे ही उनकी स्थिति, उनके जीवन की स्थिति है। ये ढोते जीवन क्रम के क्षण, ये तो जब तक इनकी सांस चल रही है और जब तक जीवन है उस क्रम में उन क्षणों को, उस समय को ये क्या कर रहे हैं? ढो रहे हैं। यानी जीवन जो स्वच्छंदता से जीना चाहिए वो जी नहीं रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे वो उन जीवन के जो क्षण उन्हें मिले हैं उनको वो भार की तरह ढो रहे हैं।
कुल मान न करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन। अब यहाँ चेतना ज्ञान को हम शिक्षा से भी जोड़ सकते हैं कि जो चेतना है मनुष्य की, जिसमें ज्ञान का अर्जन होना चाहिए, ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, ज्ञान की गहराई बढ़ानी चाहिए, लेकिन इनके लिए ये उन चीजों से भी वंचित हैं। इनके पास शिक्षा का कोई स्रोत नहीं है। जग जीवन धारा में बहते, जो ये संसार है, जग है, जग में संसार, इसकी जीवन की जो धारा है इसमें ये बह रहे हैं और किस तरफ बहेंगे, कहाँ तक जाएंगे, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये मूक है, ये यानी अपनी बात नहीं कह सकते। ये पंगु बालू के कण के समान है, जो पानी की धारा में यानी जीवन रूपी पानी की धारा में जिस प्रकार बालू, नदी की धारा में बालू के कण आगे बढ़ते रहते हैं, उनको पानी का दबाव पड़ता है और ऐसा लगता है जैसे धक्का लगाया जा रहा हो, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते समुद्र तट तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार ये जीवन रूपी धारा में, यहाँ रूपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है, ये जीवन काट रहे हैं। तो जब भी आप पैराग्राफ का अभ्यास करते हैं, अपठित का अभ्यास करते हैं, तो आपको पहले पढ़ लेना चाहिए और बड़ी ही त्वरित गति से आप इसका अर्थ समझें, इसके मीनिंग को समझें। इसके बाद प्रश्न अभ्यास करें। प्रश्न के उत्तर देखिए। काव्यांश आपके अनुसार किस विषय पर लिखा गया है? तो यहाँ ऑप्शन आप देखेंगे, तभी चारों ऑप्शन पढ़ा कीजिए। जब सभी ऑप्शन पढ़े जाते हैं तभी सही उत्तर निकलता है। गांव के बच्चों में कुपोषण की समस्या है। हाँ जी, हाँ है, बिल्कुल। गांव के बच्चों में चेतना ज्ञान का अभाव है। अंतिम पैराग्राफ में आपने देखा लिखा हुआ है, वहाँ एजुकेशन की कमी है। गांव में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, ये भी सही है कि हाँ चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। गांव के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन। तो जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी है, ये भी, तो एक ऑप्शन होना चाहिए था ये सभी, लेकिन यहाँ ये ना दे करके एक ऐसा विकल्प दिया गया जिसमें सभी यानी ये तीनों आंसर समाहित हैं कि गांव के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन। तो इसका ये उत्तर सही होगा, फोर्थ। यहाँ कई बार पैराग्राफ बदल करके भी आ जाते हैं, इसलिए रटने की अपेक्षा समझना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई शिक्षक पेपर बनाए और इसी को रख दे पैराग्राफ को, लेकिन यहाँ उत्तर लिख दे ये सभी, तो फिर वो सही हो जाएगा। या इसकी जगह कोई और ऑप्शन दे दे तो ये आपका जो कुपोषण की समस्या, इसकी भी बात की गई है, इसी की बात है, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर चूंकि बेस्ट जो आंसर है वो ये है, गांव के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन, तो आप इसका फोर्थ सही करेंगे। प्रश्न नंबर ख है, दूसरे पद में कवि क्या कह रहा है कि, तो दूसरा पद पैराग्राफ ये है, आप इसको स्टडी करेंगे। तो इसमें उन्होंने कहा है कि वो विज्ञान की चिकित्सा जो प्रणाली है, जो नई तकनीकें हैं, उससे वंचित हैं और ये नहीं धात्रियों से रक्षित। ये जो शिशु को जन्म देने वाली और उनकी परवरिश करने वाली जो माँ है, दाई है, उनकी सुरक्षा नहीं मिल रही। तो यहाँ आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दाइयां नहीं है। यानी शिशु के जन्म के समय जो उनकी देखरेख होनी चाहिए, जो उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा का पर ध्यान रखा जाना चाहिए, वो नहीं है। इसके अन्य ऑप्शन में देखेंगे कि बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सजग रह शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, तो ये एक इसका सकारात्मक उत्तर है जो पैराग्राफ में नहीं दिया गया है। गांव के बच्चे अपने मित्रों के साथ धूल में कुश्ती खेल रहे हैं, तो इस तरह का उल्लेख नहीं है। धूल की बात आती है, लेकिन इस तरह से आती है कि वो धूल में लौट रहे हैं, यानी उनके पास सही विकल्प नहीं है कि वो अच्छे से रह सकें, अच्छा जीवन जी सकें, इसलिए धूल में ही उनका जीवन विकसित हो रहा है। ये संदर्भ अलग है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगर पैराग्राफ का संदर्भ बदल जाए तो ये आंसर आ जाते हैं सही। तो अभी यहाँ पर 2 नंबर, गांव के बच्चों की स्थिति कैसी है? ऑप्शन है कुपोषित हैं, खिन्न हैं, अशिक्षित हैं, क्षीण का यानी कमजोर शरीर किंतु कुल के मान का ध्यान रखने वाले हैं। तो यहाँ ये भी आंसर हो सकता है। अभी देखिए, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए स्फूर्ति से भरे हैं, मतलब प्रसन्नता से भरे हुए हैं, पशुओं की तरह बलिष्ठ परंतु असहाय और मूक हैं। तो ये ऑप्शन किसी रूप में पंक्तियों आई हुई हैं इस पर, लेकिन ये आंसर तीनों नीचे के सही नहीं है, क्योंकि ये सभी मिलकर के आप देखेंगे कि जो ये भाव है कुपोषित होने का, कुपोषण का भाव, खिन्न यानी उनकी जो उदासी है, उदासी का भाव है,
और अशिक्षित होने का, चेतना ज्ञान का जहाँ की बात की गई है, तो ये तीनों शब्द काफी प्रमुखता लिए हैं, इसलिए इसका पहला आंसर सही होगा, कुपोषित, खिन्न और अशिक्षित। कई बार छोटे बच्चों को लगने लगता है कि ये आंसर थोड़ा बड़े हैं और इनकी बातें भी की गई हैं तो ये आंसर कर दो, लेकिन नहीं, आपको देखना है कि अगर एक एक शब्द भी, यहाँ कुल 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं, लेकिन जब हम इसको ध्यान से इन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि पूरे पैराग्राफ में इन शब्दों की जो व्याप्ति है, यानी पूरे में फैले हुए हैं ये शब्द, तो इसलिए इसका ये आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्यांश में कवि का रवैया, यानी रवैया मीन्स व्यवहार, कैसा प्रतीत हो रहा है? वे बच्चों की दशा के विषय में व्यंग्य कर रहे हैं, व्यंग्य कर मनोरंजन करना चाह रहे हैं। कई बार हम समझते हैं कि जैसे कोई ग्रामीण स्थिति या गरीब है कोई, उस पर व्यंग्य करते हैं और अपना आनंदित होते हैं, तो क्या ये भाव है? तो अगर हम इसके गहराई से देखेंगे तो हमें व्यंग्य नहीं नजर आता है, हम लगता है कि वो चिंतित हैं, वे बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही लग रही है। अगले पैराग्राफ भी देख लें, वे तटस्थ रहकर बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं, ये भी सही है। तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी वो ना तो उनका पक्ष ले रहे हैं ना उनके विपक्ष में, और वो बच्चों की जो शारीरिक स्थिति है और मानसिक स्थिति, उन दोनों का वर्णन कर रहे हैं। वे बच्चों की शारीरिक और मानसिक दशा से संतुष्ट प्रतीत होते हैं, तो वो संतुष्ट नहीं है। तो अगर हम जब चारों ऑप्शन में देखते हैं तो हमें तीसरा जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि यहाँ 2 ये शब्द आ गए कि शारीरिक और मानसिक दशा का वर्णन, दोनों चीजें हैं, ये बात सही है, और वो न्यूट्रल है, वो पक्ष नहीं ले रहे हैं ग्रामीण स्थितियों का या इस गरीबी का, और ना इन पर व्यंग्य कर रहे हैं। तो अब हम इसका तीसरा ऑप्शन सही मानकर चलेंगे। लास्ट प्रश्न है इसका, तृण तरुओं से उग बढ़, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तृण माने तिनका और तरु माने पेड़, तो घास फूस की तरह हल्के हैं इसलिए तिनकों की तरह उड़ रहे हैं, क्या ये भाव है? तो तिनकों की तरह उड़ने का कोई ऐसा भाव नहीं है इसमें पैराग्राफ में। पौधों तथा घास की तरह बिना कुछ खाए पिए बढ़ रहे हैं, यानी पौधे और घास की तरह वो, लेकिन पौधे और घास तभी बढ़ते हैं जब उनके पोषक तत्व उन्हें मिलते हैं, तभी वो अच्छी तरह से बढ़ते हैं, और यहाँ ऐसा कोई उल्लेख नहीं है खाए पिए का। घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, तो ये शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे पैराग्राफ में कि वहां उन्होंने लिखा कि तृण तरुओं से उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं और झर करके गिर रहे हैं। तो ये यहाँ आंसर दिया है कि पैदा हो रहे हैं और वो मर भी रहे हैं, तो ये इसका आंसर बेस्ट नजर आता है, लेकिन हम 4th को देखे बिना नहीं हल करेंगे। प्राकृतिक वातावरण में घास फूस की तरह फल फूल रहे हैं, तो चूंकि यहाँ उनकी समस्या, उनकी दुर्दशा का, दयनीय स्थिति का वर्णन है, इसलिए ये आंसर नहीं है सही, बल्कि तीसरा कि घास तथा पौधों की तरह वो पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, और इसमें ये पंक्ति भी दी हुई है। तो आप ये एक इस तरह से अन्य उदाहरणों का भी आप अभ्यास करेंगे अपठित का, कि जहां आप आसानी से पहले पैराग्राफ को याद कर, मतलब उसका अर्थ देखें, उनको समझें, उनके महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनके मीनिंग को समझें, और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। और अपठित शब्द भले ही ये है कि बिना पढ़ा हुआ, लेकिन उसके पैटर्न का, उसके तरीकों का, शब्दों का अर्थ निकालने, इस प्रक्रिया का अभ्यास से पहले से बच्चों को करना चाहिए, तभी आप सही और समय की बचत करते हुए परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद।